नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, इंडिया टू स्ट्रेस क्लाइमेट जस्टिस एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। आपको पता है कि अक्टूबर एंड में ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली हैं। यहाँ पे दुनिया की लगभग 195 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे और बैठ के बातचीत करेंगे कि भाई क्लाइमेट के फील्ड में क्या किया जाए, कैसे एमिशंस को कम किया जाए, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने मीटिंग शुरू करने से पहले ही अपने स्टैंड को एकदम क्लियर कर दिया है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि हम किसी भी प्रेशर के नीचे बज नहीं करेंगे। अगर दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के सर पे चढ़ के नाचेंगी कि तुम भाई अपने नेट एमिशंस को कम करो, एक टाइमलाइन दो नेट जीरो एमिशंस की। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ने 2060 बताया है अपने नेट जीरो एमिशंस के लिए टाइमलाइन, यूएसए ने 2050 बताया है। मतलब इस टाइम तक इनके जो भी एमिशंस हो रहे होंगे और इनके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पेड़ है, अब ये पेड़ आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को नलीफाई कर, मतलब आपके एमिशंस को नलीफाई कर देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। तो एक कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज जिस हद तक उसके एमिशंस को न्यूट्रलाइज कर दें, वो इतना न्यूट्रलाइज कर दें कि नेट कोई भी एक्स्ट्रा एमिशन ना हो किसी कंट्री का, इसको बोला जाता है नेट जीरो एमिशंस। तो इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप भी नेट जीरो एमिशंस की एक टाइमलाइन यहाँ पे डिक्लेयर करिए, बट इंडिया ने यहाँ पे टाइमलाइन डिक्लेयर करने से मना कर दिया है। इनफैक्ट ये जो 2060 की टाइमलाइन अनाउंस की गई है चाइना के द्वारा, इसको भी एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतने लंबे कोर्स में कौन टाइमलाइनें देखता है। ठीक है ना, कैसे आप, अब देखो फॉर एग्जांपल आज की डेट में 2021 में जो चाइना में लीडर बैठा है, 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी चाइना में, किसी को नहीं पता है। कल की डेट में कोई पागल लीडर आ गया और उसने बोल दिया कि हम किसी भी प्रकार के अपने कैसे प्रॉमिस को नहीं मानते, तो आप क्या कर लोगे। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में चीजें खतरनाक होने वाली हैं। इंडिया के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आएगा कि आप एक टाइमलाइन अनाउंस करिए। इंडिया ने साफ बोल दिया है कि हम कोई टाइमलाइन अनाउंस नहीं करेंगे। हाँ, हमें मदद की जरूरत है। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज हमें फाइनेंस दें, हमें टेक्नोलॉजी दें, ताकि हम अपने आप को इस काबिल बना सके कि हमारा कोल कंजम्पशन कम हो जाए। डेफिनेटली इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना हमारा टारगेट है 2030 तक। इंडिया अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आ चुका है, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आ चुका है, और ये सारी पॉलिसीज ओवरऑल हमारे कार्बन एमिशंस को कम करेंगी और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। ठीक है ना, और ये सब 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये सब बातें हैं। 26 सीओपी में चीजें बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी तरीके से एनवायरनमेंट के फेवर में चली जाएंगी, ये तो देखिए बहुत मुश्किल है। इंडिया यहाँ पे फोकस कर रहा है क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर। वही लॉजिक है कि भैया हम तो पास्ट में गुलाम थे, एक कॉलोनियल राज के अंदर आते थे, तो हमने तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं किया। ये यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसी कंट्रीज ने शुरू में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, बहुत सारे एमिशंस कर दिए, तो वो अपने इनिशियल एमिशंस के लिए आज की डेट में रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। आज की डेट में यूएस, यूके को एक तराजू में इंडिया के साथ अगर आप रख के तौलें, वो सही नहीं होगा। और इंडिया के लिए एक इशू और है कि इंडिया डेवलपिंग फेज में है। हमारे 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोल से होता है। आज की डेट में इस डेवलपिंग फेज में अगर हमने कोल का इस्तेमाल कम किया, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया, तो इससे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड और डेवलपमेंट पे फर्क आ जाएगा। हमें समय चाहिए पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाने के लिए। जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, तो प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यन खान, 2 अदर्स गेट बेल। आर्यन खान जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, 28 अक्टूबर को इनको बेल दे दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ये न्यूज एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट इन्वॉल्व है, प्लस ओवरऑल एनसीपी यानी कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसके जो जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, और उनके साथ जो भी ऑफिशियल्स हैं, और बहुत सारी पॉलिटिक्स यहाँ पे होने लगी। एनसीपी के कंटेक्स्ट में मैंने एक वीडियो आपके लिए और बनाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एनडीपीएस एक्ट होता है, इस एनडीपीएस एक्ट में अलग अलग तरीके के ड्रग्स के लिए 3 कैटेगरीज आती हैं: पर्सनल कंजम्पशन, कॉमर्शियल
पोजेशन और उसके बीच की एक कैटेगरी, और वो अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग होती है, उसके लिए सजा यहाँ पे अलग अलग है। तो सबसे खास बात यहाँ पे एनडीपीएस एक्ट की ये है, अगर आप देखो तो एनडीपीएस मैटर्स में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का क्या बोलना था कि बेल इज नॉट अ रूल इन एनडीपीएस केस। क्या होता है कि भाई ज्यादातर केसेस में अगर मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, तो उस केस में अगर केस बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बेल मिलनी चाहिए और केस का एडजुडिकेशन जल्दी होना चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोल रहे थे कि भाई राम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कस्टडी इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन। अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर एनडीबीएस के चार्जेस लगे हैं, यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के चार्जेस लगे हैं, तो उस केस में बेल ही रूल है, मतलब सॉरी कस्टडी ही रूल है, मतलब उसको आप पुलिस लॉकअप में या जेल में ही रखेंगे, उसको आप बेल पे जल्दी छोड़ोगे नहीं। और ये बात स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राजेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राजेश में सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट को कोट किया गया और ये बोला गया कि एनडीपीएस के केसेस में बेल लिबरल तरीके से नहीं दी जा सकती है। तब भी यहाँ पे आर्यन खान को बेल दे दी गई है। ओके, इनके बेल के खिलाफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस थे। अगर आप सेक्शन 8C की बात करो, रेड विथ सेक्शन 20B परचेज, 27 कंजम्पशन, 28 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, 29 अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी, 35 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, एनडीपीएस एक्ट, ये सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पे इन्वोक हो रहे थे। और अब सीधे सीधे आर्यन खान के पास तो ड्रग्स नहीं मिले हैं, लेकिन उनके साथ 8 ऐसे लोग थे जिनकी क्वांटिटी में और पोजेशन में ड्रग्स थे। तो आप एक ऐसी जगह पे आराम से बैठे हो जहां पे 8 और लोगों के पास ड्रग्स हैं, तो उस केस में सेक्शन 29 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आ जाएगा, जिसमें ये बोला जाएगा कि आप कंस्पायर कर रहे हो ड्रग को ये कंज्यूम करने के लिए। उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चैट है आपकी मिस्टर आर्यन खान की, उससे ये पता चलता है कि बहुत लंबे समय से ये रेगुलर कंज्यूमर रहे हैं ड्रग्स के, इनके कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। तो इन सब आधारों पे यहाँ पे आर्यन खान को पकड़ के रखा गया था। बट फाइनली चूंकि इनके बाप बड़े आदमी हैं, तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी है। ठीक है, और इसके साथ 2 और लोग हैं, इनको भी बेल मिल गई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स में न्यूज आपको काम आएगी। आपको याद क्या रखना है इस पर्टिकुलर केस में, तो केरला, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राजेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 37 बेल का अगर आप अप्लाई करते हो एनडीपीएस एक्ट का, तो उस केसेस में, एनडीपीएस केसेस में मैटर ऑफ बेल के साथ आप लिबरल अप्रोच नहीं ले सकते। एनडीपीएस ऑफेंसेस में बेल इज एन एक्सेप्शन, कस्टडी इज अ रूल, यानी यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं कर रहा है। सेक्शन 29 क्या बोलता है एनडीपीएस एक्ट का, कि अगर आप अपने पास ड्रग नहीं भी रखे हो बट आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हो जिनके पास ड्रग है, तो आपको ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगेंगे। फिर यहाँ पे सेक्शन 20B परचेज, 27 कंजम्पशन, 28 अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, 29 अबेटमेंट कॉन्स्पिरेसी, ये सब तो आ ही जाते हैं। अब आप कितना यहाँ पे रट सकते हो और कितना पेपर में लिख सकते हो वो आपकी काबिलियत पे है। जीएस पेपर 2 ह्यूमन और हेल्थ रिसोर्स में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर को चेयर्स द 18th इंडिया एशियन समिट। नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया 18th इंडिया एशियन समिट में। इनको इनवाइट किया था हिज मेजेस्टी सुल्तान हाजी हसन बोल्किया। ब्रुनई दारुस्सलाम के हैं ये सुल्तान हाजी हसन बोल्किया। ये इस समय पे करंट चेयर है एशियान के। ये जो मीटिंग हुई है एशियान मेंबर स्टेट्स की, जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया एशिया पार्टनरशिप की 30th एनिवर्सरी को ये आप कह सकते हो सेलिब्रेट कर रहा था। ओवरऑल इसको 18th एशियन इंडिया समिट भी कहा जा सकता है। इस मीटिंग में मोदी जी ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, मतलब वहां गए नहीं थे, अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही बैठ के, ऑफिस में ही बैठ के मोदी जी ने स्क्रीन के थ्रू लीडर्स के साथ बैठ के बातचीत की होगी। तो यहाँ पे 3री एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया एशियन पार्टनरशिप में लीडर्स ने बोला है कि भाई हम 2022 को इंडिया एशियान फ्रेंडशिप ईयर की तरह मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एशियान की इंपॉर्टेंस को बताया है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। इंडिया का जो विजन रहेगा वाइडर इंडो पैसिफिक में, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। फिर इंडिया एशियन आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक AOIP, और इंडिया का ये जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है IPOI, इनके बीच में सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन लाने के लिए यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और एशियन लीडर्स ने बातचीत करी है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कल की डेट में एशियान के साथ रिश्तों की बात कर दी जाए तो आप क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे कि भाई एशियन आउटलुक फॉर इंडो पैसिफिक के अंदर के जो प्रोविजंस हैं,
या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, और इंडिया का इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के बीच के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बीच में सिनर्जी बनानी जरूरी है। और जब 18th इंडिया एशियान समिट हुई तो इस सिनर्जी के ऊपर फोकस करने के लिए लीडर्स ने बातचीत की। इस प्रकार के एक दो स्टेटमेंट्स आप वहां पे कोट कर सकते हो। फिर कोविड-19 को लेके मोदी जी ने हाईलाइट किया कि इंडिया क्या क्या कर रहा है, इंडिया ने क्या क्या सपोर्ट किया है एशियान को। इंडिया ने $2 लाख की मेडिकल सप्लाई दी है। एशियान का जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है म्यांमार के लिए, उसके लिए एशियान के कोविड-19 रिस्पांस फंड में इंडिया ने $1 मिलियन दिया है। हालांकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, $1 मिलियन बहुत कम है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया। फिर यहाँ पे लीडर्स ने व्यूज एक्सचेंज किए कि कैसे इंडिया और एशियान की कनेक्टिविटी की जाएगी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है। मोदी जी ने बोला कि हम एशियन कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। फिर भाई इंटरनेशनल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और कंसर्न पे बातचीत हुई है, साउथ चाइना सी पे बातचीत हुई, टेररिज्म पे बातचीत हुई। इंडिया ने भी बोला और एशियन के लीडर्स ने भी बोला कि इंटरनेशनल लॉ को मानना जरूरी है, उनक्लोज को यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज को मानना जरूरी है। ये बेसिकली साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर एक अटैक है, क्योंकि चाइना ही एक कंट्री है साउथ चाइना सी में जिसने उनक्लोज के प्रोविजंस को और इसकी ट्राइबल रूलिंग को मानने से मना कर दिया। तो हाईएस्ट लेवल पे इंडिया एशियान का जो एंगेजमेंट है ये होता रहना चाहिए आगे के समय में स्टेबिलिटी लाने के लिए। जीएस पेपर 2 रीजनल ग्रुपिंग्स इन्वॉल्विंग इंडिया में न्यूज काम आएगी। कुछ दिन पहले न्यूज ये आ रही थी कि इंडिया के जो पावर प्लांट्स है उनके पास कोल की सप्लाई कम हो रही है। बारिश का मौसम था, माइंस में पानी भरा हुआ था, सप्लाई रूट्स में पानी भरा हुआ था, तो कोल की सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही थी। अब कोल की सप्लाई जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का बोलना है कि 26 अक्टूबर 2021 को देश के पावर प्लांट्स के पास 9.028 मिलियन टन ऑफ कोल है। मतलब ओवरऑल पावर प्लांट्स के पास आप कह सकते हो कि 5 दिन का बफर स्टॉक अवेलेबल है और अगले एक हफ्ते में 6 दिन का बफर स्टॉक हो जाएगा। और आज से 2-3 हफ्ते पहले की बात है, ये जो सिचुएशन थी वो 1 दिन के बफर स्टॉक पे थी। तो अब चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, भारत सरकार ने स्टेप्स लिए, ओवरऑल सप्लाई चेन्स को इंप्रूव किया गया और अब पावर प्लांट्स के पास ये बफर स्टॉक की अवेलेबिलिटी अच्छी है। और इसको अच्छा बनाए रखने के लिए सप्लाई लाइंस बनी रहनी चाहिए। मतलब जिस रूट से कोल माइंस से जो कोयला ट्रांसफर होकर इन पावर प्लांट्स तक पहुंचना है वो रूट यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओवरऑल इस सिचुएशन को सुधारने के लिए भारत सरकार ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगारेनी कॉलरीज, इवन कैप्टिव माइंस से भी कोयला प्रोड्यूस करके इन पावर प्लांट्स तक भेजा गया है। कैप्टिव माइंस क्या होती हैं? कैप्टिव माइंस वो माइंस होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने स्पेसिफिकली अपने लिए इस्तेमाल की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वेदांता की एल्यूमिनियम का स्मेल्टिंग प्लांट है ओडिशा में, और इस एल्यूमिनियम के स्मेल्टिंग प्लांट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना खुद का छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट बना लिया वेदांता ने, और उसके पास एक छोटी सी माइन भी खरीद ली। उस माइन से जितना भी कोल निकलेगा उस कोल को इस्तेमाल किया जाएगा वेदांता के कैप्टिव पावर प्लांट में, और इस कैप्टिव पावर प्लांट से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी वेदांता के स्मेल्टिंग प्लांट में इस्तेमाल की जाएगी। तो ये जो कैप्टिव पावर प्लांट के अंदर कोयला निकलेगा ना, इसको वेदांता बाहर मार्केट में नहीं बेच सकता। लेकिन इस पर्टिकुलर इमरजेंसी की सिचुएशन में सरकार ने बोल दिया कि कैप्टिव माइंस के अंदर जो कोयला पैदा हो रहा है वो भी पावर प्लांट्स को बेचा जा सकता है, चूंकि इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी। जीएस पेपर 3 एनर्जी के अंदर ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने चेंजिंग वेल्थ ऑफ द नेशंस 2021 रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया और इसको एयर पॉल्यूशन के साथ जोड़ा गया। अब आप बोलोगे वेल्थ को कैसे एयर पॉल्यूशन के साथ जोड़ा गया? बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, दुनिया में वेल्थ का जो डायमेंशन है वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं मापा जाता है कि आपके पास पैसा कितना है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बोलना है कि अगर वेल्थ का सबसे बड़ा पैमाना कोई है तो वो ह्यूमन कैपिटल है। 2018 में अगर पूरी दुनिया की ग्लोबल वेल्थ को अगर आप 100 मानते हो तो उसमें से 64 तो ह्यूमन कैपिटल है। मतलब ह्यूमंस, टैलेंटेड और स्किल्ड ह्यूमंस एक कंट्री के, ये बनाते हैं उस कंट्री की असली दौलत। ऐसा यहाँ पे बोलना है किसका? वर्ल्ड बैंक का। और इस कंटेक्स्ट में चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साउथ एशिया सबसे ज्यादा सफर करता है ड्यू टू लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब आप बोलोगे ह्यूमन कैपिटल किसकी वजह से सफर कर रहा है? अगर एयर पॉल्यूशन होगा, खराब हवा होगी और खराब हवा में लोग सांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों की लाइफ पे और उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट आएगा, और वो हेल्थ पे इंपैक्ट ह्यूमन कैपिटल पे भी इंपैक्ट डालेगा। 146 कंट्रीज को इस रिपोर्ट में एसेस किया गया है।
1995 से लेकर 2018 के टाइम पीरियड में। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, जो ह्यूमन कैपिटल को, ह्यूमन प्रोड्यूस्ड कैपिटल को, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को, इन सब को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है वेल्थ को मेजर करने के लिए। यहाँ पे इस रिपोर्ट ने बताया कि मिडिल इनकम कंट्रीज ने ह्यूमन कैपिटल में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, जिसके चलते ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल वेल्थ बढ़ी है। साउथ एशिया में जो टोटल दौलत का 50% ह्यूमन कैपिटल की वजह से है, और एक्चुअली में साउथ एशिया के हालात बहुत ज्यादा इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। साउथ एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास के 8 जो कंट्रीज हैं इनकी बात हो रही है। तो साउथ एशिया के अंदर चूंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, उस एयर पॉल्यूशन के चलते लोग ज्यादा मरते हैं और उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखोगे कि साउथ एशिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से ह्यूमन कैपिटल का सबसे ज्यादा लॉस है। बाकी रीजन्स, आप यूरोप की बात कर लो, आप अफ्रीका की बात कर लो, आप अमेरिका की बात कर लो, साउथ अमेरिका की बात कर लो, इन रीजन्स में एयर पॉल्यूशन के चलते इतना ह्यूमन कैपिटल का नुकसान नहीं है। तो ह्यूमन कैपिटल लॉस ड्यू टू एयर पॉल्यूशन इट इज वेरी सीवियर इन साउथ एशिया, ये बोलना है चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट का। तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपसे पूछ दिया जाता है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को कोट कर देना, आपके आंसर्स को एक डेप्थ मिलेगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ और बात दी गई है कि साउथ एशिया में पर कैपिटा वेल्थ कम हुई है, ओवरऑल वेल्थ ज्यादा हुई है। तो 1995 से 2018 तक साउथ एशिया की वेल्थ बहुत बड़ी है, बट इनकी आबादी भी बहुत बड़ी है, तो पर कैपिटा वेल्थ कम हुई है। तो सबसे खास बात यहाँ पे ये कि जेंडर डिस्पैरिटी, साउथ एशिया में 80% दौलत मेन के पास है, केवल 20% दौलत वुमेन के पास है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इकोनॉमी में न्यूज काम आएगी। फिर फेसबुक कंपनी ने अपने नाम को चेंज करके मेटा कर दिया है। मेटा नाम करने का मतलब ये नहीं है कि इनके इंडिविजुअल ब्रांड्स के नाम बदल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इनका नाम यही रहेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी का नाम यहाँ पे मेटा कर दिया गया। मेटा क्यों कर दिया गया है? आज की डेट में फेसबुक को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि इनकी पॉलिसीज के चलते, इनके प्लेटफॉर्म्स पे, इनके एल्गोरिदमिक जो आप कह सकते हो सेटअप है, उसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी है उस पर एक बड़ा गंदा इम्पैक्ट आ रहा है। तो अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए रिसेंटली सीईओ इनके मार्क जुकरबर्ग एक लाइव स्ट्रीम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इन्होंने ये बोला कि भाई आज की डेट में हम जो कुछ भी करते हैं उसको एक ब्रांड से देखा जाता है। जैसे फेसबुक को एक अलग एंटिटी की तरह देखा जाता है, इंस्टाग्राम को एक अलग एंटिटी की तरह देखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को मिला के कंबाइंड प्लेटफॉर्म मेटा बना के फेसबुक का जो मैसेज है मार्क जुकरबर्ग वो पूरी दुनिया को भेजना चाह रहे हैं, इसलिए नामकरण बस यहाँ पे बदल दिया है। लेकिन ओवरऑल बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि चूंकि फेसबुक के इंस्टाग्राम के ऊपर ये जो फेसबुक पेपर्स लीक है, इसको लेके, इंस्टाग्राम को लेके जो रिसेंटली वो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके चलते फेसबुक की बड़ी मट्टी पलीत हो रही है। ठीक है ना। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जा रहे हैं यूएसए में और दूसरी कंट्रीज में, उसके चलते फेसबुक प्रेशर में है। तो इस प्रेशर से ध्यान बटाने के लिए, अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए ये नामकरण यहाँ पे फेसबुक के द्वारा किया गया है। जीएस पेपर 1 इंटरनेशनल न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज, चाइना टू बिल्ड मिलिट्री बेस इन तजिकिस्तान। एक मिलिट्री बेस ऑलरेडी तजिकिस्तान में है, जिसमें ऑलरेडी चाइना और तजिकिस्तान की फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। अब यहां पे ऐसा निकल के आया है कि तजिक सरकार ने चाइना को बोला है कि आप एक और मिलिट्री बेस बनाइए तजिकिस्तान के अंदर। जो नया मिलिट्री बेस बनेगा उसको पूरी तरीके से तजिकिस्तान मैन करेगा, और जो प्रेजेंट मिलिट्री बेस है जहां पे ओवरऑल तजिकिस्तान और चाइना दोनों की फोर्सेस स्टेशन है, वो प्रेजेंट मिलिट्री फोर्स चाइना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे जो चाइना की मिलिट्री स्टेशन है वो चाइना की आर्मी नहीं स्टेशन है। ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ चाइना, ये पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से साइन किया गया। आप समझिए, जिनजियांग जो रीजन है आपका चाइना का, उस रीजन में इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स है, जिसको बोला जाता है चाइना पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके मिलिट्री पर्सनल्स होंगे आपके ताजिकिस्तान में। तो ताजिकिस्तान में ऑलरेडी जो एक मिलिट्री बेस है जिसको तजिक फोर्सेस और चाइनीज फोर्सेस कंबाइंडली मैन करती हैं, ये पूरी तरीके से चाइना के पास जाएगा, और एक नया मिलिट्री बेस बनेगा जो कि चाइना बनाएगा यहाँ पे। ओवरऑल चाइना ने यहाँ पे $10 मिलियन खर्च भी करेगा। ये ईस्टर्न गोर्नो बदख्शान ऑटोनोमस प्रोविंस में बनाया जाएगा, जो कि पामीर माउंटेन्स में है, और ओवरऑल काफी पास है आपके चाइना के वखान कॉरिडोर के।
कुल मिला के यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है चाइना का, तो जिनजियांग रीजन बगल में है। इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो जिनजियांग उइगुर मुस्लिम्स हैं वो कोई बवाल ना मचाएं, इसीलिए चाइना यहाँ पे इस प्रकार के बेसिस को बना रहा है। तो आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है तजिकिस्तान, ये पूरा का पूरा तजिकिस्तान है, इधर चाइना है। और ये जो छोटा सा कॉरिडोर आपको दिख रहा है ना इधर, ये कॉरिडोर, ये वाला कॉरिडोर, ये है आपका वखान कॉरिडोर। और ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर है चाइना और अफगानिस्तान का। आप कह सकते हैं कि इट इज अ लेस देन 100 किलोमीटर्स बॉर्डर। ओके, तो कुल मिला के इस पर्टिकुलर रीजन में नया आपका जो मिलिट्री बेस है वो बनाया जा रहा है। पुराने मिलिट्री बेस को चाइना मैन करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे है जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, और उइगुर मुस्लिम्स इस पर्टिकुलर रीजन में आके कुछ बवाल ना मचाएं चाइना के अंदर टेररिस्ट अटैक करने के लिए, इसलिए चाइना यहाँ पे ओपनली इन्वॉल्व हो रहा है इस इलाके में मिलिट्री बेस बना के। तो ये थी आज की न्यूज, जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।